कई ऐसे छात्र हैं जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि वो कौन-सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? इंटरव्यू को लेकर उनके अंदर सबसे ज़्यादा चिंता रहती है, डर रहता है। हाँ, वहाँ का माहौल कैसा रहता है? आपने इंटरव्यू दिया, कैसे सवाल होते हैं, कैसा वहाँ का मुझे माहौल लग रहा है रहता है? कि इंटरव्यू बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। कुछ ऐसे सवाल जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं यदि किस आपको कक्षा से किस कक्षा तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को? एमपीपीएस एस्पिरेंट्स का 4 साल लंबा इंतजार खत्म हुआ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2019 की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस बार इस परीक्षा के परिणाम में विभिन्न क्षेत्र के छात्रों का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है। नमस्कार, मैं शिवम द्विवेदी हिंदुस्तान 24 के खास प्रोग्राम सफरनामा में आपका स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में हम आपको संघर्ष से सफलता तक के सफर से रूबरू कराएंगे। इसी कड़ी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कमलेश मिश्रा जी, जो कि अभी एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू सो मच। आप एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं। उसके बाद वहां से इन्होंने बीआरएस लेकर सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की और नायब तहसीलदार के पद पर पहुंचे। तो सर सबसे पहला सवाल ये है कि आप एक्स आर्मी मैन रह चुके हैं, जी, जी। तो वहां से सिविल सेवा में चयनित होने तक का सफर कैसा रहा? आर्मी के दौरान मैं जो भी मूल्य सीखे थे और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद हमने अपनी तैयारी किया और वहाँ से 1 अगस्त 2018 से मैं अपना सिविल सेवा की तैयारी करना प्रारंभ किया था और तब से 2019 का एग्ज़ाम हुआ और वो प्रथम प्रयास था मेरा और उसमें मुझे सफलता हासिल लगी और उसके बाद से लगातार अभी तक भी मैं तैयारी में कंटिन्यू लगा हुआ हूँ। आर्मी से सिविल सेवा में जी। स्विच करने का विचार कैसे आया? आर्मी से सिविल सेवा में स्विच करने का विचार का जो मूल कारण रहा है, क्योंकि जब मैं आर्मी में था तो मुझे लग रहा था कि मैं अपने कर्तव्यों का बखूबी जितना भी संभव हो सका है निर्वहन करता रहा हूँ वो देश के प्रति। लेकिन मुझे लगता था अपने जीवन में जब मैं पीछे मुड़ के देखता था कि परिवार और समाज के लिए मेरा जब कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, तो मैं अपने आप को ये पाता था कि मैं कुछ भी अभी परिवार और समाज को नहीं दे पाया हूँ। तो मुझे लग रहा है कि सिविल सेवा ही एक सर्वोत्तम माध्यम था, जिसके द्वारा मैं अपने परिवार और समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य बनता है, उसको मैं अदा कर सकूँगा। इसके लिए मैं सिविल सेवा का चयन किया। कई बार ऐसा होता है कि लोग सरकारी नौकरी जी। इसके लिए मतलब पूरी मेहनत करते हैं और एक बार कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसी में सेटल हो जाते हैं। जी। आप आर्मी में हुए, उसके बाद फिर आपने तय किया कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको ये? मोटिवेशन के लिए जो मुझे लगता है कि जो व्यक्ति के मूलभूत सिद्धांत रहते हैं या उसके जो पारिवारिक बैकग्राउंड रहता है, वो सब कुछ मिलकर व्यक्ति के को मोटिवेशन करता है और सेल्फ मोटिवेशन ही जो लंबे समय तक परसिस्ट करता है। और मेरे मोटिवेशन का मुख्य स्रोत मेरे बड़े भैया श्री राजेंद्र मिश्र जो टीआई रीठी हैं वर्तमान में, उनसे मिलता रहा है और घर के और परिवार का इतना अच्छा एनवायरनमेंट रहा है, तो जिससे जो हमने पारिवारिक मूल्य सीखे थे और उससे मुझे लगा कि जीवन में व्यक्ति को निरंतर प्रतिपल अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए और वही सबसे मूल आधार रहा है जो मुझे मोटिवेट करता रहा। सिविल सेवा की जो तैयारी करते हैं तो उनका सबसे बड़ा ये रहता है कि हम तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें। मतलब कोरोना के बाद देखें तो आप कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ गए हैं, जी। वहाँ से भी छात्र पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग संस्थान भी चल रहे हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है कि बेस्ट क्या रहता है और आपने तैयारी कैसे की? इसमें 2 बातें हैं, एक तो मैंने तैयारी कैसे किया और जो अब क्या करना चाहिए। तो मैं यदि तैयारी कैसे किया तो उस समय कोरोना से पहले से मैंने प्रारंभ किया था, उस समय ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म इतने उपलब्ध नहीं थे और इतना स्टडी मटेरियल उपलब्ध नहीं था वर्तमान की तुलना में। तो उस समय की जो तैयारी के से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी जो करना है, तो मुझे लगता है कि इस समय बहुत सारे आपके पास स्टडी मटेरियल बहुत अवेलेबल हैं और सोशल मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत सारे ऐसे माध्यम अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपके पास ज्ञान के पर्याप्त भंडार मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे ज़्यादा
ये इतनी उपलब्धता तो है, लेकिन इसमें एक चुनौती भी है कि आप उसमें से सही स्टडी मटेरियल का और सही मार्ग का चयन कैसे करें। और उसके लिए हमें अपने खुद के विवेक को और पीएससी की मांग को समझना होगा, और जो टॉपर्स हैं और उनकी जो क्या स्ट्रेटजी रही है उससे कुछ अध्ययन करके फिर अपनी खुद की प्लान बनानी पड़ेगी कि मुझे कौन सा माध्यम चयन करना चाहिए और किससे क्या ले लें और बाकी चीज़ को छोड़ दें। और ऐसा करके जब हम तैयारी करते हैं तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बढ़िया परिणाम सामने आते हैं। सिविल सर्विसेज की तैयारी में समय प्रबंधन का कितना महत्व होता है? मुझे लग रहा है कि सिविल सेवा ही एक प्रबंधन का पद है, और वो हमारे प्रबंधन की एबिलिटी को ही चेक करती है। उसमें से समय प्रबंधन तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है मुझे लगता है, और वो सिर्फ सिविल सेवा की तैयारी के दौरान नहीं बल्कि जीवन के लिए भी, कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पास जो 24 घंटे कुदरत ने एक दिन के दिए हैं, उस 24 घंटे को कितना बढ़िया आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप समय को आप सम्मान करना शुरू करते हैं तो समय आपको सम्मान करना शुरू कर देता है। और वो जब सम्मान समय करना शुरू करता है तो आपको उस बुलंदी तक पहुंचाता है जहां पे व्यक्ति अभी कभी अपने जीवन में अपेक्षा नहीं करता है। तो मुझे लग रहा है कि किसी भी जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय प्रबंधन का है, लेकिन सिविल सेवा में समय प्रबंधन तो मुझे लग रहा है कि यदि सर्वोच्च स्थान कहें तो कोई गलत नहीं होगा। आपने 2 दशकों से अधिक तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी। जी हाँ। उसके बाद मतलब आपने लगभग 42 साल की उम्र में जी। वहां से बीआरएस लिया। जी। आज वर्तमान समय हम देखें तो कई ऐसे छात्र भी हैं जो 25 साल 26 साल की उम्र होने के बाद मतलब उनका हौसला टूट जाता है कि हमारी ये जब ज्यादा हो गई हम तैयारी नहीं कर सकते, कई प्रकार के वो करते हैं। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लग रहा है कि अ, किसी भी काम को न करने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में पचासों बहाने होते हैं, लेकिन किसी भी काम को करने के लिए कुछ कारण होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि उस काम को करने के क्या कारण है, उन और क्या उसका ध्येय है, उसको व्यक्ति को देखना चाहिए। और जब मैं अभी वर्तमान में मेरी 47 एज है, और एज के आधार पर शारीरिक जो ताकत है वो जरूर क्षीण हो रही होती है, लेकिन मानसिक ताकत आदमी की व्यक्ति की कभी क्षीण नहीं होती। और मुझे लग रहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो जब तक आपको खुद आप ही हरा सकते हो, तो आप कम से कम अपने आप को मत हराएं। और जब तक आप अपने आप को नहीं हराते हैं तो दुनिया की कोई भी बाहर की परिस्थितियां या आपका उम्र, ये कोई भी व्यक्ति को नहीं हरा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि उनको हारने का या कभी डिमोटिवेट होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, 2019 का रिजल्ट आया जिसमें आप चयनित हुए हैं, तो उसके बाद भी आपने परीक्षाएं दी होंगी ये सिविल सेवा की, या सिर्फ वही अटेम्प्ट था आपका? नहीं, उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। 2020 का दिया था, और 2020 का मेंस दिया था, 2021 का मेंस दिया, और वो मेरा इंटरव्यू कॉल है, और इंटरव्यू शायद मार्च में प्लान्ड है, और 2022 का मेरा मेंस भी है। साथ भी मैं जो पटवारी एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी एडीओ पद पे मुझे मिला हुआ है। तो इस प्रकार से मैं परीक्षाएं तो देता रहा हूँ। काफी बड़ा मोटिवेशन है आपका। इस उम्र में आपने मतलब लगभग हर परीक्षा में सफलता अर्जित की है। अभी इस 2019 की परीक्षा में जिन 13% छात्रों का रिजल्ट रुका हुआ है, जी। काफी हताश महसूस कर रहे होंगे। जी। उनको कैसे आप देखते हैं, मतलब उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बात ज़रूर है कि जो 13% जो छात्र हैं जिनका रिजल्ट अभी आया नहीं है, और उनके लिए ये पीड़ा की घड़ी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप उसको ये सोच के आप बैठते हैं कि हाँ, ये रुकावट है जो आपके हाथ में नहीं है, तो इसमें आपका जो श्रीमद् भगवद गीता का जो निष्काम कर्मयोग और स्थित प्रज्ञ की जो मूल अवधारणाएं हैं, वो आपको मजबूत बनाएंगी। और मुझे लगता है कि आप अपने कर्म को प्रधान मान के, और आप अपना कर्म बहुत ईमानदारी से करें, और निश्चित ही एक दिन आपको सफलता मिलेगी। और आज जो मैं जैसा बैठा हुआ हूँ, तो आप डिप्टी कलेक्टर पद पे चयन होंगे, बशर्ते सिर्फ आप वर्तमान परिस्थिति में जो ये पीड़ादायक जो आपको महसूस हो रहा होगा, इस समय आप अपने आप को मोटिवेट करें, अपने आप को चार्ज रखें, और विश्वास करें अपने आप पे, अपने भगवान पे, और अपने माता-पिता के आशीर्वाद से, और निश्चित ही एक दिन आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। क्योंकि आपने कई बार सिविल सेवा परीक्षा को क्रैक किया है, मेंस क्रैक किया है, इंटरव्यू के लिए आपके कॉल आए हैं। जी। तो कई ऐसे छात्र हैं जो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, कई अटेम्प्ट दे चुके हैं, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है।
तो आपका अनुभव क्या कहता है कि वो कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? अ, हर व्यक्ति की अपनी अपनी जो ताकत होती है और कमजोरी होती है। तो मुझे लग रहा है कि जब हम एक कोई तरीका अपनाते हैं और उसमें यदि सफलता मुझे हाथ नहीं लगती है, तो मुझे पुनः वहाँ पर खड़े होना चाहिए और अपने आप को देखना चाहिए कि हमने क्या किया और हमारे आगे आने की क्या मांग है परीक्षा की। और जो हमारे से अग्रज हैं जिन्होंने सेलेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने क्या ऐसी रणनीति अपनाई थी। तो उनमें और हमारे में जहाँ जाना चाहिए और जहाँ मैं जा रहा हूँ उसके बीच का अंतर क्या है, उसको हम आकलन करें और नई रणनीति बनाएं और पुनः प्रोग्राम करें अपने आप को। और उसमें फिर लगातार सतत प्रयास करें और निश्चित ही सफलता मिलेगी। जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स होते हैं, जी। इंटरव्यू को लेकर उनके अंदर सबसे ज्यादा चिंता रहती है, डर रहता है। हाँ। वहाँ का माहौल कैसा रहता है? आपने इंटरव्यू दिया, कैसे सवाल होते हैं, कैसा वहाँ का माहौल रहता है? इंटरव्यू के बारे में बच्चों को चिंता होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंटरव्यू एक बहुत सरल प्रक्रिया है। उसमें तो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है, वह एक प्रश्नोत्तर श्रृंखला बिल्कुल भी नहीं है। अ, मुझे लगता है कि आप जब नॉर्मल बातचीत जैसे अभी जो बातचीत चल रही है, सेम ऐसे बातचीत होती है, इससे भी बल्कि सरल तरीके से होती है। बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव होता है और बहुत साधारण क्वेश्चन पूछते हैं, जो हमारे डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो हम सबमिट करते हैं, उसी के आधार पर ही 90% क्वेश्चन उसी से रहते हैं। और हम आत्मविश्वास से सरल तरीके से अपने जो मन में भाव हैं, जो विचार हैं, उसको संप्रेषित कर सकें। हाँ, उसमें कुछ बनावटी ना हो, जितना मैं नेचुरल दिख सकूं, उनको लग जाए कि हाँ, जो व्यक्ति बोल रहा है और जो व्यक्ति है उसमें अंतर नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि इसमें से बोर्ड को अच्छा लगता है और वो अच्छे नंबर देते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया में कई ऐसे गुमराह करने वाले वीडियो देखने को मिल जाते हैं कि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, कितने शर्ट में आपके बटन हैं, वगैरह वगैरह। तो मतलब आपको कुछ अगर सवाल याद हो जो आपसे किए गए हों बोर्ड के द्वारा? अ, मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल भी भ्रामक है। मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू बोर्ड को इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं या आप कितने आपके कोट में कितनी बटन है। क्योंकि वो बहुत प्रबुद्ध बोर्ड होता है और उनको पता है कि यदि कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ रहा है तो उसके मन में प्रेशर होगा, ये नेचुरल है। तो उसी हिसाब से वो बहुत सरल तरीके से आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो, आपके अपने बारे में बताओ, आपकी स्कूलिंग कहाँ से किए हैं, आप क्यों आना चाहते हैं, आपकी क्या स्ट्रांग पॉइंट हैं, क्या वीक पॉइंट हैं, या आपने यदि जो सब्जेक्ट पढ़ा है आपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, उससे संबंधित सामान्य क्वेश्चन बनेंगे। और यदि आपको नहीं आता है तो आप विनम्रता पूर्वक उनसे कह दीजिए कि माफ़ी चाहता हूँ सर, ये वर्तमान में मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, और उसमें वो कोई अदरवाइज नहीं लेते। तो मुझे लग रहा है कि इसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो चीज़ हमने लिखा है तो उसमें मुझे कम से कम इतना जागरूक जरूर होना पड़ेगा कि उसको मैं समुचित तरीके से आंसर कर सकूं। और तो मुझे लग रहा है कि बोर्ड खुश होगा और अच्छे नंबर देगा। कुछ ऐसे सवाल जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं, यदि आपको याद हो, जो आपसे पूछे गए, मतलब किसी क्षेत्र विशेष से, जैसे आप सेना से रहे हैं, जी जी। तो आपकी पृष्ठभूमि से जो सवाल या कुछ किए गए हो आपके अनुभव के आधार पर? जी, जैसे मैं सेना से था तो उन्होंने मेरे से जैसे पूछा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप क्या जानते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेना में इस्तेमाल क्या है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सेना में नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकते हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी से, चूंकि मैं टेक्निकल इंस्ट्रक्टर राडार एंड मिसाइल भी रहा हूँ, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी से मेरे पास क्वेश्चन बने, डीआरडीओ से बने, और इंडिया चाइना रिलेशन से क्वेश्चन बने, और सैनिक स्कूल से बने कि यदि आपको सैनिक स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाता है तो आप क्या सुधार करेंगे कि सेना में और एनडीए में यानी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो। और यदि निजी से क्षेत्र की जो सैनिक स्कूल यदि बनाई जाती हैं तो हमारे देश के लिए, हमारे सेना के लिए उससे क्या लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया। तो सेना से संबंधित इस प्रकार के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए। जो नए छात्र सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करना चाहते हैं, जिनका सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का, जी जी। उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? क्या दिशा निर्देश देंगे आप उनको? क्या उनको प्रेरणा देंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? जो बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, तो मुझे लग रहा है कि स्कूलिंग के दौरान ही जो आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप उसको ध्यान से पढ़ें। और तब से आप और जो सराउंडिंग में हो रहा है,
जैसे बहुत सारी जो योजनाएं जो चल रही हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चल रहा है, या मेरी माटी मेरा देश अभियान चल रहे हैं। इसमें जो भी जो आपके चारों तरफ जो हो रहा है, उसमें आइज एंड ईयर ओपन रखें, उसमें अपने विचार जानें, और जो संसद टीवी वगैरह में जो अच्छे डिबेट चल रहे होते हैं, अच्छे डिस्कशन चल रहे होते हैं, जिसमें प्रबुद्ध लोग बात कर रहे होते हैं, तो उसमें से उनके विचारों को देखें, तो आपकी जो थॉट ऑफ होराइजन है वो बढ़ेगा, और उससे आपका सिविल सेवा की तैयारी के दौरान, आपके इंटरव्यू के दौरान, आपके मेंस राइटिंग में, हर जगह उसका प्रभाव परिलक्षित होगा, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का क्रेज जो है, चलन अचानक से बहुत तेजी से बढ़ा है, तो जी। क्या ये सच में इतना लाभदायक है सिविल सर्विसेज की तैयारी के अनुरूप अगर हम देखें तो? जी, बिल्कुल, निस्संदेह कहें तो एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा लाभ है, क्योंकि वो बुनियाद बनाती है, और मुझे लग रहा है कि जब आप बुनियाद कमज़ोर है, तो फिर आगे बिल्डिंग बनाने से आपकी बिल्डिंग ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं करेगी, और उसमें जब क्वेश्चन घुमा देगा, तो फिर आप उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एनसीईआरटी तो बिल्कुल लाभकारी रहती है सिविल सेवा की तैयारी के लिए। किस कक्षा से किस कक्षा तक की एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी चाहिए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को? और मतलब कौन सी विषय हैं जो एनसीईआरटी में सबसे ज्यादा जिनका वो सिलेबस एमपीपीएससी का मिल जाता है? मुझे लग रहा है कि आप क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक तो 100% पढ़ ही लेना चाहिए। यदि आप 12th तक पढ़ लेते हो तो बहुत बढ़िया। तो मुझे लग रहा है कि पहली बात तो 6 से लेके 10th तक तो पढ़ ही लेना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि अब जो सिलेबस बदल गया है, तो आपको चाहे साइंस फील्ड हो, चाहे आर्ट फील्ड हो, सबको पढ़ना पड़ेगा। मैथ भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब पढ़ना पड़ेगा। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि पूरा का पूरा 6 से लेके 10 तक का पूरा सिलेबस उसको पढ़ें, ना सिर्फ पढ़ें बल्कि उसको समझें, आत्मसात कर लें। आपका बुनियाद मजबूत हो जाएगा, तो आप फिर आप कोई भी तैयारी करोगे, कोई भी उसके आगे जो आप ज़्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, तो आपको वो लाभकारी रहेगा। एक आखिरी सवाल है कि जी। मतलब यूं तो सफलता जो है संघर्ष और मेहनत का परिणाम होती है, हाँ। लेकिन हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें वो मेहनत, जी। वो संघर्ष और अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित करते हैं। जी। तो आपके जीवन में ऐसे कौन व्यक्ति रहे जिन्हें आप अपनी सफलता का श्रेय देना चाहते हो? सफलता का श्रेय यदि सिर्फ एक व्यक्ति का नाम लेना हो मुझे, तो मुझे मेरे मार्गदर्शक के रूप में, मेरे गार्जियन के रूप में, जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली है, वो हमारे बड़े भैया श्री राजेंद्र मिश्र, टीआई रीठी, जो कटनी में पदस्थ हैं, उन्हीं का मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है, और वो मेरे हर समय मेरे साथ खड़े रहे हैं, और जब कभी भी मुझे लगा कि नहीं, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तब उनका सपोर्ट हमेशा मिलता रहा है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं श्री राजेंद्र मिश्र का छोटा भाई हूँ। तो ये थे हमारे साथ कमलेश मिश्र जी, जो अभी नायब तहसीलदार के पद पर चयनित हुए हैं। इन्होंने काफी सवालों के ऐसे जवाब दिए हैं जिनको लेकर छात्र हमेशा संदेह में रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए, समय प्रबंधन कैसे करें। तो इन सभी सवालों के बहुत ही अच्छे जवाब दिए। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही आपको संघर्ष और सफलता के बीच का जो सफर है उससे रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।